जय हिंद। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस फ्रेंड्स। आज की वीडियो में फिर हम आप लोगों के लिए एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, तो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए क्योंकि अभी एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। और इस टेस्ट पेपर को आप बिना स्किप किए कम्प्लीटली सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है मैंने अभी रिसेंट एग्जाम जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही उस लेवल के ही क्वेश्चन इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन इन द कंट्री। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, एक्साइटमेंट में क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करके आना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है, पूछा गया है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो फ्रेंड्स वो कौन सी रेलगाड़ी है? विवेक एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्या कुमारी तक ये ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है। और कितने स्टेट को लगभग ये कवर करती है? लगभग 8 स्टेट को और 8 राज्यों को ये कवर करती है। तो ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज़ क्रिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। तो फ्रेंड्स किसको इसका श्रेय दिया जाता है ये आपको याद करना है, राय बहादुर दयाराम साहनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? एशिया इज द कॉन्टिनेंट्स बिगेस्ट प्राइज। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट का बिगेस्ट प्राइज फ्रेंड्स कौन सा है? रेमन मैग्से पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए। ये उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जो अपने किसी विशेष क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य करते हैं, उन्हें प्रदान किया जाता है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ जापान। तो क्या है फ्रेंड्स उसका नाम? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड द लॉर्ड बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमोन। तो फ्रेंड्स कहाँ पर दिया था उन्होंने? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को इस तरह से कोडिंग किया जाता है और तो शंकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोडिंग हम देख लेते हैं कुमार की। KUMAR। के को लिखा गया है जे, मतलब ये इसके एक पहले वाला अल्फ़ाबेट है। टी ये भी पहले वाला है। एल इसके बाद एम आता है। जेड इसके पहले क्या आता है? ए आता है। क्यू के बाद भी आर के पहले क्या आता है? क्यू। मतलब यहाँ पर जो ये कोडिंग की गई है एक अल्फ़ाबेट पहले वाली की गई है। तो इसी तरह से हम शंकर में भी कर लेते हैं। SANKAR। एस के पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? RS। ए के पहले जेड आता है, ZA। एन के पहले एम आता है, MN। के पहले जे आता है, JK। ए के पहले अभी हमने कोडिंग करी जेड और आर के पहले क्या आता है? क्यू। तो इसकी जो कोडिंग हुई फ्रेंड्स वो क्या हुई? RZMJ। ये किस में है? RZMJZQ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स अंग्रेजी वर्णमाला अगर देखें हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं, मतलब हमारा जो दायां है, हमारा दायां उसका मतलब हमारा जो राइट हैंड है। राइट हैंड से 17वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 17वां अक्षर फ्रेंड्स कौन सा हुआ? ये जे हुआ। अब आगे इन्होंने कहा है कि जो 17वां अक्षर है इसके दाएं से, मतलब इसका जो दायां है 17वें अक्षर का दायां इधर होगा, इसके दाएं से आपको कौन सा 7वां अक्षर कौन सा होगा ये पहचानना है। तो 7वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7वां। तो 7वां अक्षर कौन सा हुआ? क्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा अक्षर समूह आएगा? ANBOCPDQ। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ए के बाद BCD, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए यहाँ पर? ई। उसके बाद ये क्या है? NOPQ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा? आर। तो नेक्स्ट जो वर्ड हमें कोडिंग वाला शब्द मिला, लेटर मिला, वो कौन सा मिला? ER। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए।
12 से यहाँ पर 30 आया है, तो 18 से क्या आएगा, यहाँ पर डबल डॉट लगा हुआ है, तो इसका रिलेशन, इन दोनों में हमें रिलेशन ढूंढना होगा। जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन हम इसका और इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें क्रिएट करेंगे, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो 12 और 30 में क्या रिलेशन बन रहा है, अगर हम 12 दूना करें तो कितना मिलेगा 24, और 24 में अगर हम 6 जोड़े तो हमें क्या मिल रहा है 30। क्या ये हम इसमें फॉलो कर सकते हैं, अगर 18 दूना करेंगे हम तो कितना होगा 36, और 36 में अगर आप कितना जोड़ोगे 6 जोड़ोगे तो 6 और 6 12, 3 और 1 4, 42 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको रिलेशन, पहले वाली जो पेयर है उसमें रिलेशन पता करना होगा, उसके बाद आप सेकंड नंबर का आंसर इसमें बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण नीचे होता है, 25 मीटर चला मयंक और फिर दाईं ओर घूम जाता है। फ्रेंड्स मयंक का जो दायां है वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो गलती होती है ना वो यहीं पर होती है, हम दायां हमारा समझ के इधर मुड़ जाते हैं, लेकिन इधर नहीं, इसका दायां किधर होगा, जब आप खुद आपका मुंह इधर करोगे तो आपका राइट हैंड साइड किधर होगा, इधर, तो वो कितना मुड़ गया 20 मुड़ गया। उसके बाद फिर बाईं ओर घूमकर 30, अब ये इधर है इसका मुंह, तो इसका बायां किधर होगा, नीचे और कितना चला 30 चला, पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ गया, तो उसका बायां आप किधर होगा, इधर होगा, और कितना चलेगा वो 20 चलेगा। अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये पूछा थी, यहाँ उसका एंडिंग पॉइंट और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इससे और इसके बीच की इन्होंने दूरी पूछी, डिस्टेंस पूछी है, तो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक तो 25, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अगर हम पिक्चर में ध्यान से देखें तो 30, तो हो जाएगी 25 + 30, तो कितना होगा 5, 3 2 5, 55 आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था, लास्ट टेस्ट पेपर, उसमें भी एक्सप्लेन किया था। P/Q वाली फॉर्म को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ये क्या है रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। और अगर दशमलव में कोई सा नंबर जैसे 3.1462 इस तरह से दिया है, तो ये एंडिंग हो रही है इसकी, तो ये भी क्या है एक रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या ही है, तो ये भी परिमेय संख्या हुई, ये भी परिमेय। और अगर हम रिपीटेशन वाली बात करें तो रिपीटेशन में अगर कोई सा नंबर बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 2 2 2 इस तरह से नंबर रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी क्या होती है एक रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या ही होती है। परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती है, अगर पॉइंट लगा हो 3 2 6 4 9 और ये बढ़ता ही जाता है, मतलब इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये होता है इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर अगर हम पाई की बात करें तो पाई का मान आप सभी को पता है 22/7 लेते हो, 3.14 लेते हो, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू नहीं, वो लगभग मान होता है। इस तरह से 3.14 और कुछ नंबर यहाँ पर 62 समथिंग कुछ ऐसा रिपीटेशन में नहीं होते नंबर, यहाँ पर नंबरों की एंडिंग नहीं हो रही है, इन्फाइनाइट तक चलता जाता है, और यहाँ पर नंबरों का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, इसलिए पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, मीडियम पेपर आए तो यहाँ पर क्या करना है, हमको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इसको प्लस कर देंगे हम, ये कितना होगा 9 और 5 कितना होगा 14 का ये 4 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 9 और 1 10, 18 का 8 कैरी 1, 9 और 1 10 और 16 का 6 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 6 8 4 -2047 इज इक्वल टू 3111 और यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर मिलेगा 4 नहीं, 14 - 7 करेंगे, यहाँ पर 7 मिलेगा, उसके बाद 3 6 और 3 और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन मार्क 3 क्वेश्चन मार्क +3 6 3 7 मिलेगा इज इक्वल टू 3111। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से इसको हम ये मैं यहाँ माइनस कर देती हूँ, 3 6 3 7 को माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा 11 - 7 करेंगे तो 4, ये 7, ये 4, ये 7 और ये 2, तो यह क्वेश्चन मार्क का हमें वैल्यू मिली, वो कितनी मिली 27474। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये इसमें लगेगा आपका वी बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट में सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व होता है। ये ब्रैकेट को सोल्व करने के रूल होते हैं, पहला ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, तो हम सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, लेकिन इसमें भी सबसे पहले क्या होगा बार सोल्व होता है, तो बार सोल्व होगा तो 5 - 4 कितना होगा 1, फिर ये ब्रैकेट सोल्व होगा तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5।
अब यहाँ पर मिलेगा 5, फिर ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, 7 - 5 करेंगे तो 2 बचेगा। अब ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 8 - 2 से कितना मिलेगा 6, और अब ये 3 मिला, 3 - 6 कितना मिलेगा -3, तो उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स दे के रखा है, एक ये है और ये है, इन तीनों को योग करना, मतलब इनको तीनों को जोड़ना है इस तरह से, x y प्लस y z प्लस z 0 0, और इसका जो आंसर है वो इन्होंने बोला है कितना मिलेगा 10 5 5, तो ये इस तरह से ऐड करना है। तो इन्होंने पूछा है कि y जो है उसका मान कितना मिलेगा। तो जब फ्रेंड्स ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पे क्या हो जाता है, इस तरह से ऐड होता है, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 0, और लास्ट वाला होगा y प्लस जेड प्लस 0, और ये किसके इक्वल होगा 10 5 5 के। अब हम इसको कंपेयर कर कर इसकी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, यहाँ पर दिया है x प्लस वाई 0 नहीं लिख रही हूँ मैं, इज इक्वल टू 5, और ये y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, अब यहाँ पे हमारे पास है फ्रेंड्स y प्लस जेड की वैल्यू 5, तो ये अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में पुटअप कर देते तो हमें क्या x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, ये 5 यहाँ इधर से मैं इधर लेके आ गई तो कितना मिलेगा 5, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 5। अब x की वैल्यू 5 मिल गई तो यहाँ पर पुटअप कर देते तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 - 5 0, और यहाँ पर y की वैल्यू पूछी, अगर आपको z की निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू किस तरह से रखना है ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो इक्वेशन इक्वल करके बोला है और बोला x का मान क्या है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे हम, ये x प्लस 1 है, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई सेम वैल्यू का तो मैंने स्क्वायर कर दिया। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का x और माइनस का 3 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये 4 इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना मिलेगा -3x प्लस 4x, x मिल ये, और यहाँ पर क्या है ये 3x इसमें चला जाएगा तो माइनस का 2x, 4x इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये 3 उधर चला जाएगा, तो वैल्यू मिल कितनी मिलेगी हमें 2x इज इक्वल टू 7, उसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स 3.5, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 3.5। आई थिंक यहाँ पर 10 की जगह 3.5 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, तो इसका राइट आंसर अगर यहाँ पर 3.5 लिखती हूँ तो क्या होगा 3.5, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 समान आकार यानी एक जैसे पासों को लुढ़काने पर प्रत्येक पर एक ही संख्या दिखने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उनका जो टोटल आउटपुट है वो कितना होना चाहिए, एक पासे पर 6 फेस होते हैं, मतलब 6 फेसेस होते हैं, दूसरे पर भी 6 होंगे 6 होंगे, तो तीनों मिला के कितने टोटल आउटपुट हो जाएंगे हमारे 6 6 36 और 36 इज 216, 216 हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, हमें आंसर में क्या चाहिए कि एक ही संख्या दिखनी चाहिए, तो तीनों जब 500 को उछाला जाएगा तो या तो 1 1 1 आना चाहिए, या 2 2 2 आएगा, या फिर 3 3 3 आएगा, या फिर 4 4 4 आएगा इस तरह से, या फिर 5 5 5, या फिर 6 6 6, बस इतने ही पॉसिबल हमारा जो आंसर है वो हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक ही संख्या होनी चाहिए तीनों पासों पर, उसकी आपको प्रायिकता बतानी है। यहाँ पर कितने पॉसिबल हमारे जो आंसर है वो बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि टोटल कितना है उसमें से आपको कितना चाहिए 6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी मिली 1/36, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200 है, दो नंबर दिए, इनमें सबको बड़ा नंबर बताना है कंपेयर करके। तो 2 की पावर 300 है और यहाँ 3 की पावर 200 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 2 की पावर 300 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 उसकी पावर 100, और यहाँ पर 3 की पावर 2 इंटू 100, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 300। अब अगर इसको हम लिखें 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 2 9, अब इसमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है 9, तो राइट आंसर क्या होगा इसका कि जो 9 की पावर 100 ही बड़ी होगी, 9 की पावर 100 मतलब 3 की पावर 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार कागज की आसन्न भुजाओं में क्रमशः 25% व 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एडजेसेंट साइड यानी कि आसन्न भुजाएं दे के रखिए, तो
ये आयत होता है और आयत के एडजेसेंट भुजाएं कौन सी होती है, ये एक दूसरे से लगी हुई जो भुजाएं होती है वो एडजेसेंट आसन्न भुजाएं होती है। तो इसमें एक क्या होगी, लेंथ होगी, और दूसरी क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। तो उन्होंने कहा लेंथ में और ब्रेड्थ में इतनी वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर लेंथ में कितने प्रतिशत की वृद्धि बोली है, वृद्धि मतलब पहले लेंथ L थी, उसके बाद कितनी 25% उसको बढ़ाना है, मतलब उसमें हमने 25% ऐड कर दिया लेंथ में, इनटू ब्रेड्थ में क्या करना है, ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ में हमने क्या करा 50% की वृद्धि मतलब ऐड कर दिया। इनिशियल ये थी, इनिशियल में 50% जोड़ना है, ये मैंने जोड़ दिया, जैसे क्वेश्चन में कहा है ऐसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पर नया एरिया आएगा, वो क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 चौक 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 दूना 100, तो कितना होगा 4 1 ज़ा 4 + 1 5 डिवाइड बाई 4, ये लेंथ हो जाएगी, और ये 2 1 ज़ा 2 और 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 ब्रेड्थ हो जाएगी। तो नया एरिया कितना मिलेगा 5 3 15 4 दूना 8 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी या फिर कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो प्रतिशत चेंज जो रहता है ना, मैं आपको बता दूं, चेंज किसी में भी पूछ सकते हैं, वो होता है आपका न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100, ये होता है चेंज का फॉर्मूला। अब यहाँ पर न्यू कौन सा है 15 डिवाइड बाय 8 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओल्ड कौन सा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ थी, उसमें कोई चेंज कर ही नहीं था, ओल्ड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 100। अब यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेड्थ कॉमन आके क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 8 1 ज़ा 8 और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 7 डिवाइड बाय 8 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20 और 25 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 175 डिवाइड बाय 2, ये होगा हमारा प्रतिशत परिवर्तन। अब हमारा आंसर से कौन सा मैच कर रहा है, अगर हम यहाँ पर इनसे कंपेयर करें तो 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 और एक 17 174 + 1 175, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का कोई एक युग्म संपूरक हो तो ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या होगी। तो फ्रेंड्स समांतर रेखा जो है रेखा है उनका ये क्वेश्चन है। तो समांतर रेखाएं कुछ इस तरह की रेखाएं होती है और उनको अगर एक लाइन इस तरह से तिर्यक छेदी रेखा, इसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, अगर इस तरह की टेढ़ी लाइन उनको काटती है तो उसमें कितने एंगल बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल बनते हैं और 8 एंगलों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। वो क्या होता है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट तो ये है कि जो एकांतर अंतःकोण बनते हैं, एकांतर अंतःकोण कब बनते हैं जब z वाला साइन होता है। इस तरह के जो एंगल होते हैं इनको एकांतर अंतःकोण होते हैं, ये क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसमें कौन सा z का साइन बन रहा है, ये तो एकांतर अंतःकोण कौन से हुए 4 और 5, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। एक और पेयर बनेगी यहाँ पर ये वाली और ये वाली, ये भी z का साइन बन रहा था यहाँ पर 3 और 6, ये क्या होंगे बराबर होंगे। ये क्या होते हैं एकांतर अंतःकोण होते हैं, ये बराबर होते हैं। पहली कंडीशन आपको ये याद रखनी है। दूसरी कंडीशन ये याद रखनी है, एक ही लाइन पर बनाए हुए संपूरक कोण, मतलब एक ही लाइन पर इस तरह के जो एंगल बनेंगे इनको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से संपूरक कोण बन रहे हैं 4 = 6 और 3 = 5, ये कौन से हैं संपूरक कोण होते। तो ये कंडीशन भी आपको इसमें याद रखनी है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो तिर्यक छेदी रेखा है एक अंतःकोणों को एक युग्म संपूरक होता है। तो संपूरक किस में होता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से कट करती है तब जाके ये जो एंगल बनते हैं इनको संपूरक कोण बोलते हैं। ये क्या होते हैं संपूरक होते हैं, मतलब इनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कंडीशन किस में पॉसिबल है, जब रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी, लंबवत होंगी, संगामी होंगी या पूरक होंगी। तो ये लाइनें क्या होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन थीटा का मान 12/13 दे के रखा हो और थीटा जो है वो 3π/2 और पाई के बीच में एग्जिस्ट करता हो तो सेक थीटा का मान आपको निकालना है।
तो सबसे पहले हमें साइन थीटा का मान दे के रखा है, कितना है -12/13। और साइन थीटा का मान जब भी किसी भी एंगल का मान अगर इस तरह से दे के रखा हो तो इसका मतलब ये है कि आपको लगाना है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसमें साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 12 और कर्ण क्या है जो नीचे वाला होता है वो हाइपोटेन्यूज 13 दे के रखा। तो आप यहाँ से बेस निकाल लीजिए, क्योंकि सेक थीटा निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, बेस की पड़ेगी। क्यों पड़ेगी वो आगे आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको x मान लेते हैं हम, यहाँ पे x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, एक्स स्क्वायर 13 का 169 होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 169, 144 माइनस करेंगे तो 25 और एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 5। तो ये वैल्यू मिल गई हमें 5। अब हमें सेक थीटा नहीं पता, हमें सिर्फ कोस थीटा ही पता है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का इन्वर्स कर दीजिए, मतलब इसका उल्टा कर देते तो 13/5 ये आ जाएगी सेक थीटा की वैल्यू। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर ये माइनस दे के रखा है, मतलब ये जो वैल्यू है क्या यहाँ पर क्या है, माइनस में है ये माइनस। अब यहाँ पर आप पूरी वैल्यू निकाल चुके हो, सेक थीटा की वैल्यू भी आपने निकाल ली 13/5। यहाँ पर ऑप्शन में वैसे 13/5 नहीं दिया है, लेकिन अगर होता तो आप डायरेक्ट 13/5 क्लिक कर देते और आंसर आपका रॉन्ग हो जाता। लेकिन आंसर यहाँ पर 13/5 नहीं आएगा, -13/5 आएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो साइन थीटा है उसका मान नेगेटिव है, और जो थीटा है, थीटा कहाँ, पाई मतलब 180 और 3π/2 को अगर आप सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू 180 और ये 2 करोगे तो यहाँ से 270 मिलेगा। तो मतलब ये 270 और 180 के बीच में थीटा आपका बिलोंग कर रहा है। और ये जो क्वाड्रेंट है इसमें किसका मान पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेंट आपको मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो बनाया उसको अगर आपने कर लिया होगा तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और अभी तक नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ से उसको सॉल्व कीजिए ताकि आपको क्वाड्रेंट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स टेन और कोट ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर सेक थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पर, और सिर्फ यहाँ पर ही पॉजिटिव होता है। और इन्होंने कहा है कि थीटा तो 180 और 270 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 13/5 नहीं आएगी, -13/5 आएगी, क्योंकि ये इस वाले क्वाड्रेंट में ये थीटा बिलोंग कर रहा है और इसमें सेक थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, -13/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC है। चलिए हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। यहाँ पर A, B और C, उसकी मध्य का है BD, जो D बिंदु है वो कहाँ पर है, AC पर मिलता है। अगर इन्होंने कहा है कि जो BD है उसकी वैल्यू 1/2 AC है, मतलब कि जो BD है वो AC को क्या, मतलब AC को क्या 1/2 भाग में विभाजित कर रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, क्या एंगल ACB, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री है, या फिर एंगल BAC क्या ये 90 डिग्री है, या फिर एंगल ABC ये 90 डिग्री है। तो फ्रेंड्स मैं त्रिभुज की आपको कंडीशन बता दूं कि ये जो कंडीशन है ये तब फॉलो होती है अगर आपने त्रिभुज पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा हो तो अगर ये राइट एंगल होता है और ये एंगल ABC कुछ इस तरह से होता है और ये 90 डिग्री का होता है, तब कंडीशन फॉलो करती है कि ये जो AC को है BD कितना 1/2 पार्ट में डिवाइड करती है। कंडीशन आपको याद करना है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब कौन सा 90 डिग्री के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी। एंगल ABC एक समकोण एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, तभी ये कंडीशन जो है ये फॉलो करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन इतना दे के रखा है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन, जो नया मिश्रधन है वो क्या होगा। तो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है उसे A से डिनोट करते हैं, वो होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आप सभी को होता है P × R × T होता है /100 प्लस P। यहाँ से हम क्या करते हैं, P कॉमन ले लेते हैं और P की वैल्यू कितनी है 800 दे के रखी है, ये P है। और यहाँ पर R की वैल्यू कितनी दे के रखी है, R हमें नहीं पता है, प्लस समय कितना है 2 वर्ष के लिए है /100 प्लस 1, यहाँ से मैंने P कॉमन ले लिया है। आगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो कितना होगा, ये 2R प्लस 100 /100, और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू भी दे के रखी है 920 रुपये, वो भी हम रख देते हैं 920
इज इक्वल टू 8 2r प्लस 100। अब ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 2r प्लस 100। ये 100 इधर लाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 15। 15 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर r की वैल्यू आएगी, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 7:1 डिवाइड बाई 2%। ये आ गया आपका रेट। अब इन्होंने कहा कि जो ये r आया है इसमें 3% की वृद्धि कर देना है, मतलब 7.5 था, इसमें 3 और जोड़ देंगे तो कितना होगा 10.5 हो जाएगा। ये आया आपका नया रेट। अब नए रेट पे इन्होंने मिश्र धन पूछा है कि नए रेट पे मिश्र धन बताइए, तो नए रेट पे मिश्र धन क्या होगा, हम ये वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। पी तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नया हमारी दर है 10:1/2, कितना होगा 10 दूना 20 और 1 21। इसको 21 डिवाइड बाई 2 कर देती हूँ, टाइम वही 2 वर्ष का है। यहाँ पर पी एक बार लिख देती हूँ 800, और ये डिवाइड बाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, और ये कितना 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 प्लस 800। अब इसमें जोड़ देंगे तो 8 6 और 968 नया मूलधन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक कार्य को 1650 रुपये में करने का ठेका लेते हैं, और A और तथा B ने कुल इतना कार्य किया है, तो इस धन में C का भाग क्या होगा। तो फ्रेंड्स तीनों का मिलके जो भाग है वो कितना है 1650 रुपये है, और A और B ने कितने दिन काम किया है, तो A और B का जो भाग है वो किस तरह से निकलेगा 7/11 है। तो 7/11 अगर हम टोटल पैसे का 7/11 भाग निकालेंगे तो कितना निकलेगा 11 एकम 11, 11 5 55, 150 इंटू 7, वो कितना मिलेगा 7 5 35 और 7 एकम 7, 8 9 10 1050। अब इन्होंने ये तो हमारे निकला किसका A और B का इतना हिस्सा है 1650 में से 1050 का काम A और B ने कर दिया। अब इन्होंने कहा इस दिन में C का क्या भाग होगा, तो C का निकालने के लिए जो टोटल अमाउंट है उसमें से A और B का निकाल देंगे, हम आउट कर देंगे तो C का भाग आ जाएगा। तो वो कितना आएगा 0 0 और ये आ जाएगा 600 रुपये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन इतना देके रखा है तो उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन कोई पेपर टफ होगा तो इसमें से पूछ सकते हैं। घन का आयतन निकालने वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे। घन का आयतन का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, वो कितना होता है A क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। और यहाँ पर भुजा कितनी देके रखी है, भुजा हमें नहीं पता है, A क्यूब, और वो फॉर्मूला आयतन का मान देके रखा 512, और 512 किसका क्यूब होता है अगर आपको याद हो तो 8 का। तो यहाँ से A की वैल्यू तो हमने 8 निकाल ली। अब एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स वो आपको याद कर लीजिए, वो कितना होता है √3 इंटू भुजा। तो √3 और भुजा कितनी निकली है, ये भुजा होती है कितनी 8 निकले, तो 8 √3 होगा विकर्ण की लंबाई घन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है। एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र O भी बना लिया, और इसकी त्रिज्या देके रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। इसकी जीवा की लंबाई AB है और वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ कहा गया है कि OM AB पर लंब है, OM AB पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपको OM की लंबाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखोगे आप, मैंने चित्र बना दिया, तो ये क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको यहाँ इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हो तो एक भुजा तो है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, और ये तो आपके पास है ही नहीं, आपके पास तो टोटल डिस्टेंस 8 दे के रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे त्रिभुज OAB में। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा कर्ण का यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 OM स्क्वायर प्लस 16। इधर आके माइनस होगा तो 9 OM स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, तो OM कितना मिलेगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। OM पूछा है कितना है 3 सेंटीमीटर।
फ्रेंड्स मैंने इसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं सारे अच्छे लेवल के और बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर पेपर लॉजिकल आता है ना तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछते हैं। इसलिए मैं टेस्ट पेपर अभी आप लोगों के लिए इस तरह से ही प्रिपेयर कर रही हूँ कि उसमें थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन सी राशि होती है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है? तो इन सभी में दिशा परिणाम की आवश्यकता होती है, इसमें भी दिशा की, इसमें भी दिशा की, लेकिन जो आयतन है वॉल्यूम है इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिणाम की ही आवश्यकता होती है। इसलिए जो आयतन है वो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, मंदक कितना दे के रखा है? तो कण द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स ये क्या है, यहाँ पर मंदक दे रखा है। मंदक क्या होता है? त्वरण का उल्टा होता है। त्वरण पॉजिटिव होता है, मंदक क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसकी जो इक्वेशन है मैं आपको, इसका एक फॉर्मूला है याद कर लीजिए, उससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। S इज इक्वल टू U प्लस 1 डिवाइड बाई 2A 2n-1। ये फॉर्मूला सिर्फ उसी के लिए है कि कितने समय में, पर्टिकुलर t टाइम में चली गई दूरी के लिए ये फॉर्मूला है। ये आपको याद करना है, क्योंकि आपने जो इक्वेशन पढ़ी होगी तीनों उसी से ये फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पर S पूछा है, दूरी पूछी है, इनिशियल U क्या है? स्टार्टिंग का प्रारंभिक वेग है जो कि 10 दे के रखा है, 1/2। A क्या है? यहाँ पर A त्वरण है, लेकिन यहाँ पर मंदक दिया है इसलिए A की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर 2n, n क्या है? यहाँ पर कितना समय, कितने समय? 5 सेकंड के लिए बोला है, -1। ये तो दूरी आ जाएगी, कितनी होगी? ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 -1 9, 10 - 9 कितना होगा? 1 मीटर। तो जो दूरी आएगी 5 सेकंड में वो कितनी आएगी? 1 मीटर। ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = G m1 m2 डिवाइड बाय r²। यहाँ पर G क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? मात्रक। कैसे निकालेंगे? फोर्स का आप सभी को ऐसा यूनिट पता है, कितनी होती है? न्यूटन = G। ये द्रव्यमान की होती है kg इंटू एक दूसरा भी द्रव्यमान है m2, उसकी भी kg। r क्या है? डिस्टेंस है, जो कि किसमें होगी? मीटर स्क्वायर में। तो g का मेन मान यहाँ पर क्या निकलेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर। तो इस तरह से इसका जो मात्रक है हमने निकाल लिया है। क्या निकला? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसको याद करने का कितने फ़ायदे हैं। यहाँ पर आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हो, इनमें से किसी भी का भी मात्रक, यहाँ पर फोर्स का भी निकाल सकते हो, जी का भी निकाल सकते हो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, उनको भी आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि फॉर्मूले और डेफिनेशन फिजिक्स में आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल व अर्घ के मध्य में सही संबंध क्या है? तो फ्रेंड्स 1 जूल में कितने 10⁻7 अर्घ होते हैं, ये आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः दृढ़ वस्तुओं के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना होता है? फॉर अ परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ यंग कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी इज। तो फ्रेंड्स उसका मान कितना होता है? अनंत होता है। ये आपको याद करना है, लेकिन कैसे होता है मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल डिवाइड बाय अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ये होता है आपका यंग मॉड्यूलस। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि पूर्णतः दृढ़, मतलब कि एक रिजिड बॉडी। तो फ्रेंड्स पूर्णतः दृढ़ बॉडी के लिए क्या होता है कि आप उसके ऊपर कितना भी बल लगाओगे, ये होता है बल, या आपने कितना भी स्ट्रेस लगाया उसमें कोई भी विकृति, विकृति मतलब उसके साइज़ में चेंज होना विकृति कहलाता है। तो अगर कोई सा जो वस्तु है वो दृढ़ है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो वो क्या होगा, उसके साइज़ में कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर मान लो ये दृढ़ बॉडी है, इसके ऊपर आप कितना भी बल लगाओ, इसके जो शेप और साइज़ उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उसका मतलब क्या है कि विकृति में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं, और यहाँ पर आप बल लगाए जा रहे हो, कितना भी बल लगाओ उसकी में कुछ भी विकृति नहीं आएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये बढ़ता रहेगा तो 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी। तो यंग मॉड्यूलस की वैल्यू उसके लिए कितनी होगी? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने का मान होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पैमाने का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 273 केल्विन। अब क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी रट ले लीजिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक नया क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। रिलेशन है आपका C/100 इज इक्वल टू F-32/180 माइनस K इज इक्वल टू K -273/100। अब इन्होंने कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम ये और ये केल्विन पे मैंने कंपेयर पूछा है, तो 0 इज इक्वल टू 100 K -273/100, ये 0 हो जाएगा, ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी मिलेगी? 273। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन स्केल का मान कितना मिला? 273। ऑक्सीजन -180 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है, तो यह ताप है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कितना घुमा के पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा है। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन -180 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है, तो यह ताप है। इन्होंने डायरेक्ट क्या बोल दिया कि सेल्सियस का आप फ़ारेनहाइट में मान बता दीजिए, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन यहाँ पर पूछ लिया, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, तो हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन याद होना चाहिए। अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पर देखा, क्या होता है? C/100 इज इक्वल टू F -32/180। सेल्सियस में मान कितना है? -180। चलिए मैंने पुटअप कर दी वैल्यू यहाँ पर। F -32 इज इक्वल टू 180। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। 18 × 18 कितना होगा? माइनस का 324 और इज इक्वल टू F -32। इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये F की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये इधर आके प्लस हो जाएगा, -324 + 32 इज इक्वल टू कितना होगा? 4 - 2 2 92 292 फ़ारेनहाइट इसका मान आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन कैसा घुमा के पूछा उन्होंने। डायरेक्ट क्या पूछा है? डायरेक्टली पूछ सकते थे कि 180 डिग्री सेल्सियस -180 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान क्या होता है, लेकिन पूछा है कि ऑक्सीजन इतने टेम्परेचर पर उबलती है, तो यह ताप है फ़ारेनहाइट में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतनी देके रखी, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपको रिलेशन मिला, लास्ट पेपर में बताया, वो क्या होता है? F इज इक्वल टू R/2। तो यहाँ पर F है, R कितना देके रखा है? फोकस दूरी देके रखी है, F की वैल्यू 20 देके रखी है, R की वैल्यू पूछी है, तो R की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स? यहाँ से 2 दूना 4, 40 सेंटीमीटर। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतनी देके रखी है, एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कितनी होगी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको फोकस दूरी देके रखी है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको याद होनी चाहिए, वो कितनी होती है? पॉजिटिव होती है, तो ये कितनी होगी? प्लस होगी। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण होता तो -20 हम लिखते। और आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u ये रिलेशन याद होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ये इमेज जो बन रही है उसकी कितनी उसकी लेंथ है, और ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी आपको दे के रखी है, पॉजिटिव है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है। यहाँ पे 1/v की वैल्यू आपसे पूछी है, v क्या है? यहाँ पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी पूछी है, और वस्तु की ध्रुव से दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? दर्पण के सामने रखी हुई है, इसलिए इसको आपको नेगेटिव लेना है। दर्पण के पीछे होती तो पॉजिटिव, ये इधर आके प्लस हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नेगेटिव पॉजिटिव इसमें ही आपको ध्यान रखना है। तो ये 1/20 + 1/20 इज इक्वल टू 1/v। ये हो जाएगा 2/20 इज इक्वल टू 1/v, ये 10 हो जाएगा, और v की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कितनी मिली? 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता देती हूँ कि होती क्या है। ये वे तरंगें होती है जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में भी, वो उनको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो कौन कौन सी होती है वो? एक्सरे किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आती है। वाई किरणें जो तरंगें होती है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो ऊष्मीय तरंगें ने हीट वेव जैसे सनलाइट है, ये भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें, इसके लिए भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती है। तो जो ध्वनि तरंगें होती है, इनको ट्रेवल करने के लिए साउंड की मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए ये तरंगें जो है ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
किसी माध्यम में ध्वनि तरंगे 3 सेकंड में 2 किलोमीटर तथा वायु में 10 सेकंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ध्वनि तरंगों का इन माध्यमों में तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो यहाँ इस फॉर्मूले से जो v है यानी कि वेग है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? हमारी तरंग दैर्घ्य के। तो इसको लेकर हम चलेंगे, क्या करेंगे हम, v1 इज इक्वल टू लेमडा 1 होगा और v2 इज इक्वल टू लेमडा 2, इन दोनों का हम रेशो ले लेते हैं। v क्या है? वेग है, और वेग क्या होता है? दूरी बटा समय, ये होता है वेग। तो यहाँ पर हम v1 की वैल्यू क्या रखेंगे? दूरी कितनी दे के रखी है v1 के लिए? 2 किलोमीटर 3 सेकंड में, ये समय। v2 क्या होगा? 3 किलोमीटर 10 सेकंड में, और ये किसके बराबर होगा? लेमडा 1। लेमडा 1 डिवाइड बाय लेमडा 2। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, इन्होंने वेवलेंथ जो है उनका रेशो पूछा है, तो ये हमें बताना है। यहाँ पर इसको 2 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 3। 20 डिवाइड बाय 9 होगा लेमडा 1 डिवाइड बाय लेमडा 2। तो जो रेशो आया वो कितना आया दोनों तरंग दैर्घ्यों का? 20:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? तो मिनट भी समय की इकाई है, सेकंड भी है, आवर्स भी है, लेकिन जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी है? दूरी, खगोलीय दूरी की ये यूनिट होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र कौन सा है? द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको क्या यूज़ करते हैं? वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर को मापन के लिए यूज़ किया जाता है। एक सीधे विद्युतवाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखा होगी। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द फ्लो ऑफ करंट इन अ स्ट्रेट लाइन कैरिंग वायर विल बी। तो इस तरह का एक तार है, इसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, मान ली I है, तो इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, वो किस तरह से? इस तरह से उत्पन्न होती हैं। तो ये किस तरह से उत्पन्न हो रही हैं, क्या इनका पैटर्न बन रहा है, वो पूछा है इन्होंने। तार के लंबवत है क्या ये? बिल्कुल नहीं। एक तार के वृत्त की ओर है क्या? तो तार का जो वृत्त है, तार का तो एक ही वृत्त बनेगा, तो क्या इसके वृत्त के अलोंग ही है क्या? इसके साथ साथ ही चल रही है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तार के समांतर है क्या? तार के समांतर तो बिल्कुल नहीं है, इस तरह से तो बिल्कुल क्रिएट नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तार के वृत्त में तो है, लेकिन ये एक ही वृत्त नहीं, यहाँ पर एक केंद्रीय, मतलब ये सकेंद्रीय वृत्त बना रहे, मतलब एक केंद्र के बहुत सारे वृत्त के पैटर्न के रूप में चुंबकीय बल रेखाएं बनती है। तो इसका राइट आंसर इसलिए होगा ऑप्शन डी। आप तार के वृत्त की ओर बिल्कुल ट्रिक मत, इसमें इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त तो बना रही है, लेकिन तार के वृत्त की ओर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह का ये सीधी परिनालिका है, और इसके अंदर अगर वायर लपेट दिया जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान पूरी नली में पूछा है कि कितना होता है। ये जो नली है इसके भीतर कितना होता है? तो इसके भीतर जो है आपको याद रखना है, सभी बिंदुओं पर एक जैसा ही होता है, समान होता है। द्रव्य होता है। मैटर क्या है? तो फ्रेंड्स, मैटर जो होता है उसमें द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है, ये मैटर की डेफिनेशन होती है। तो अगर ऑप्शन देखें हम, तो द्रव्यमान होता है परंतु आयतन नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। द्रव्यमान नहीं होता है, ये भी बिल्कुल गलत। द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। डाल्टन के अनुसार सूक्ष्मतम कण यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या होता है? तो वो क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? अणु यानी कि मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए गए हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड नेचुरली। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ईजी लेकिन कंफ्यूजिंग। अब यहाँ पर हमें पता है कि टोटल जो तत्व हैं वो कितने हैं? 118 हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो नेचुरली फाउंड है, वो कितने हैं? इसमें से 98 हैं। और एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बता दूँ, ये बन सकता है कि जो 80 हैं वो कितने, क्या है इसमें? स्टेबल है, स्थायी अवस्था में है। और 18 है वो क्या है? रेडियो एक्टिव है। ये आपको याद करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 98 ऐसे तत्व हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। 118 टिक नहीं करना है, ये टोटल तत्व हैं, टोटल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली को प्रतिपादित किया? विच साइंटिस्ट
proposed the modern system of symbols। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल्स मतलब जैसे सोडियम के लिए Na, क्लोरीन के लिए Cl, ये सब हम डिनोट करते हैं, ये सब उनके लिए हमने शॉर्टकट नाम रख दिए हैं। तो ये जो नाम है किसने रखे थे, किसने ये इसको प्रपोज किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, J.J. बर्जिलियन ने। आधुनिक आवर्त सारणी का नहीं कर देना है जल्दी जल्दी में, आधुनिक आवर्त सारणी का नहीं पूछा है, ये जो प्रतीक है जो सिंबल्स है इनको किसने दिया था उसका पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.वी. लोमोनोसोव ने किस नियम को प्रतिपादित किया था, तो जो लोमोनोसोव है उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात का नियम जो है वो किया था J.L. प्राउस्ट ने, ये आपको याद करना है। और व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है अगर आपने पढ़ा होगा तो वो किसने किया था, रिएक्टर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण जो प्रोसेस है मैंने लास्ट पेपर में भी आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है ना, कि रिडक्शन होता है, एलिमिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्रमशः है। फ्रेंड्स इस तरह से जो क्वेश्चन है जीडी में जो है साइंस में पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान से करिएगा, हो सकता है टेक्निकल में भी पूछ ले। तो इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे मिलकर बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों से मिलकर बनती है। तो इन्होंने पूछा है इसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, तो कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, डबल है इसलिए 16 होगा। तो इन दोनों का द्रव्यमान कितना होता है 12 और 16 ग्राम। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचायक पहचानिए, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करता है, ऑक्सीकरण में मदद करता है। तो ऑक्सीकरण यहाँ पर किसका हो रहा है, Fe2O3 का हो रहा है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, यानी कि अपचायक कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीकृत कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में जल के अणु परस्पर बंधे होते हैं। तो द्रव अवस्था में जो जल के अणु है परस्पर हाइड्रोजन आबंधन के द्वारा बंधे होते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोवाइड्स H+ इन वाटर, हाँ H+ आयन देता है, यहाँ पर H+ आयन है, ठीक करेक्ट कर लीजिएगा। प्रोटॉन देता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अम्ल क्या है, ये सभी काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन आप लोगों के साथ इस टेस्ट पेपर में डिस्कस किए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।